लखीमपुर तशद्दुद मामले में 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। यह फैसला आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने के लिए दायर दरख्वास्त पर सुनाया जाएगा। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत दी है और इस जमानत को रद्द करने के मुतालबे वाली दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। योगी हुकूमत की तरफ से चलाए जा रहे ऑपरेशन बुलडोजर में मजीद शिद्दत आ गई है। इलाहाबाद के 3 बड़े बिल्डर्स ईसार अहमद, परवेज अहमद और मोहम्मद असद के खिलाफ मकामी इंतजामिया ने बड़ी कार्रवाई की है। तीनों बिल्डर्स की तरफ से शहर के कैंट इलाके में की जाने वाली प्लॉटिंग को मकामी इंतजामिया ने जमींदोज कर दिया है। इंतजामिया का दावा है कि तकरीबन 300 बीघे पर मुश्तमिल जमीन पर गैर कानूनी तरीके से तामीराती काम कराया जा रहा था। पीडीए की टीम ने शहर के कछार इलाके में जेर तामीर दीवारों और मकानों को मुनहदिम कर दिया। इंहदामी कार्रवाई के वक्त आसपास के इलाकों में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। तीनों बिल्डरों के खिलाफ की जाने वाली इंहदामी कार्रवाई की फिलहाल कोई माकूल वजह नहीं बताई गई। मौके पर मौजूद अफसरान का कहना था कि गैर कानूनी प्लॉटिंग की इत्तला मिलने पर इंहदामी कार्रवाई की जा रही है। जो पीछे से जो फिजिकली यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं और ख़रीद फरोख्त करते हैं, ऐसे में मुख्य रूप से जो नाम आया है इसरार अहमद, परवेज अहमद और मोहम्मद असद और एक राधे श्याम निषाद, ये नाम 4 नाम मुख्य रूप से आए हुए हैं। और जो यहाँ पर प्लॉटिंग करके लोगों को बुला करके वो सब करके गुमराह करते हैं और ये बेच खरीद फरोख्त का काम करते हैं। हमारे जोनल अधिकारी इसमें बीपी सिंह हैं जो अभी पास में थे, अभी गए हैं। इनके द्वारा भी इनिशिएटिव लेते हुए कार्रवाई आज रखी गई थी और जिस पर आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ओहदेदारान ने एडीएम सिटी को अर्जदाश पेश करके मजहब की तगलीग के लिए 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत की है। एबीवीपी के सीनियर लीडरान आज कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राकेश कुमार पटेल को मेमोरेंडम देकर इजाजत तलब की। गौरतलब है कि मसाजिद में लगे हुए लाउड स्पीकरों के खिलाफ एबीवीपी के कारकुनान ने यह मुहिम शुरू की है। इनका कहना है कि मसाजिद में लगे हुए लाउड स्पीकरों से होने वाली अजान और नमाज से इनके बच्चे परेशान हैं, लोगों की नींद पूरी नहीं हो पा रही है, जिसके सबब हमने हनुमान चालीसा पढ़ने और दीगर मजहबी तकारीर के लिए मज़कूरा वाला इजाज़त तलब की है। वहीं एडीएम सिटी ने मज़कूरा मामला जिला मजिस्ट्रेट और एसएसपी के सामने रखने की बात कही है। हमने अलीगढ़ के 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर लगवाने की मांग की है। वहां पर हम हनुमान चालीसा एवं धार्मिक आयोजन पर होने वाले कार्यक्रमों के लिए उसमें यूज लेंगे। ऐसे 21 चौराहों की लिस्ट हमने एडीएम प्रशासन को दिया है और उसकी पहले भी हम लोग घोषणा कर चुके हैं कि हम लोग धार्मिक एवं हनुमान चालीसा चलाने के लिए 21 ऐसे चौराहों पर लाउड स्पीकर लगवाएंगे। उसमें जनता का सहयोग लिया जाएगा, उसमें चंदा इकट्ठा किया जाएगा, उसके माध्यम से ये सारे लगवाए जाएंगे। उसकी शुरुआत हम लोग कल से कर भी चुके हैं चंदा लेने की। अगर प्रशासन इसको अनुमति देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता है तो उस स्थिति में अगले कदम के लिए भी हम तैयार रहेंगे। अगर प्रशासन को अनुमति नहीं देनी है तो ये भी देखना होगा कि कितने शहर में कितने ऐसे स्थान हैं जिन पर लाउड स्पीकर बजाकर ध्वनि प्रदूषण किया जा रहा है। अगर वो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है तो उनको अनुमति है, तो हम लोगों को अनुमति क्यों नहीं है। युवा हैं अलीगढ़ शहर के, उन लोगों ने एक ज्ञापन दिया है कि शहर के 21 चौराहों पर वो लाउड स्पीकर लगा करके और उस पर धार्मिक गीत और हनुमान चालीसा वगैरह बजाना चाहते हैं। उसके संबंध में एक ज्ञापन है, इसमें हम लोग उच्च अधिकारियों से बातचीत करेंगे और शासन को भी अवगत कराया जाएगा। फिर नियमानुसार जो भी इसमें समाधान होगा हम लोग कराएंगे। गाजियाबाद इंद्रपुरम के कनौली इलाके में 3 दिन कबल लगी आग में अब तक 40 गायों की मौत हो चुकी है। झुग्गियों की आग गौशाला तक पहुंची और गौशाला में फंसी 38 गाय झुलसकर हलाक हो गई थी। चंद गायों का इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान ही 2 गायों की मौत वाक़ई हो गई। अब तक 40 गाय इस आतिशदगी में हलाक हो चुकी हैं। यूपी हुकूमत के वजीर नरेंद्र कुमार कश्यप ने आज मुआयना किया और हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। आईडी कट रही है, आग लगी और रिपोर्ट सूचना के मुताबिक 40 गौ पशुओं का इसमें मृत्यु हुई है। सब जानते हैं
उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की संवेदना गायों को लेकर बहुत अधिक है। हमेशा उनकी चिंता जहां मानव के लिए रहती है वहीं गाय के लिए भी रहती है। तो हम सब इस घटना से व्यथित भी हैं, दुखी भी हैं। आज निरीक्षण करने के लिए आए हैं और इसलिए कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक होनी है। आज के यहाँ के पूरे तथ्य और जानकारी जो भी यहाँ से प्राप्त हो रही है, आज हमने अधिकारियों से भी बैठ के बात की है, उनसे भी सूचना प्राप्त की है। मेरठ में आज इंजीनियरिंग कॉलेज में तालिब इल्म के कत्ल का दर्दनाक और खौफनाक वाकया पेश आया। जानी थाना इलाके के MIT कॉलेज में बीटेक सेकेंड ईयर के तालिब इल्म को चाकू मारकर कत्ल कर दिया गया। जानी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हमला करने वाले कॉलेज के ही 5 तालिब इल्म को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक जानी थाना इलाके के दहली हाईवे पर मौजूद MIT कॉलेज में निखिल कुमार नाम का तालिब इल्म बीटेक सेकेंड ईयर की तालीम हासिल कर रहा था। बुध को निखिल कुमार का कुछ तलबा से झगड़ा हो गया। इसकी वजह से हमलावर तलबा ने निखिल पर चाकू से हमला कर दिया। हमलावर वारदात के बाद फरार हो गए। पुलिस और कॉलेज के अमले की मदद से निखिल को सुभारती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने हमला करने वाले 5 तलबा को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। तालिब इल्म के अहले खाना को भी वाकये की इत्तला दे दी गई। पुलिस हमलावर तलबा से पूछताछ कर रही है। अपनी क्लास में था तो मेरे पास कॉल आया कि निखिल को किसी ने चक्कू वक्कू मार दिया। तो मैं सीधा वहाँ से क्लास छोड़कर मैं सीधा यहाँ हॉस्पिटल में आकर पता लगा कि उसका तो वो ख़त्म हो गया। निकल का तो पता नहीं, वो मुझे पता नहीं। मैं अपने रूम में रहता हूँ। झगड़ा तो अभी किसी से भी नहीं चल रहा था। करंट में तो अभी किसी भी झगड़ा तो हम होता ही नहीं। क्षेत्र जानी के MIT कॉलेज के अंदर निखिल नाम का एक लड़का है जो मूल रूप से बड़ौद का रहने वाला है, सेकंड ईयर का छात्र है। इसकी चाकू मारकर हत्या की गई है। कॉलेज के ही लड़के हैं। गाली गलौज के कारण दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। इसमें अभी 4-5 लड़कों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। जो मुख्य अभियुक्त है, जो प्रथम दृष्टया अभी बात निकल के आ रही है, जिसने चाकू मारा है, उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई। गाजियाबाद में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। स्कूलों में भी कई तलबा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गाजियाबाद के 3 बड़े प्राइवेट स्कूलों इंदिरापुरम, वैशाली और वसुंधरा के इलाके में कोविड पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। 3 स्कूलों में 6 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गाजियाबाद के वसुंधरा के आनंदरम जयपुरिया स्कूल में भी एक केस सामने आया। यहां पर प्रिंसिपल और दीगर अमला और सिक्योरिटी एहलकार काफी परेशान है। इस स्कूल में एक बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया। स्कूल अगले 4 दिन तक बंद रहेगा और तमाम क्लासेस ऑनलाइन चलेंगी। और बाकी स्कूलों में और उनके कांटेक्ट पे घर पे टेस्टिंग और सुविधा चल रही है और कांटेक्ट टेस्टिंग भी कराई जा रही है। जैसे स्कूलों ने कहा है कि बच्चों को भी ऑफलाइन क्लासेस के लिए, तो क्या स्कूलों में टेस्टिंग और सैनिटाइजेशन कराया जाएगा? हाँ बिल्कुल, उनके सारे बच्चों को टेस्ट कराएंगे। उनके कांटेक्ट जितने भी वो टेस्ट होंगे और सैनिटाइजर्स के निर्देश दिए जाएंगे। गाजियाबाद में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। इससे पहले गाजियाबाद के 2 निजी स्कूलों में कोरोना के मामले सामने आए थे। चिंता की बात यह है कि बच्चों में ये मामले सामने आ रहे हैं। हम बात करते हैं स्कूल की प्रधानाचार्य से। इनके स्कूल में एक मामला सामने आया है। मैम, किस तरह आपको ये पता चला कि बच्चे में कोविड पॉजिटिव है और उसके बाद आपने क्या कदम उठाए? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं कहना चाहूँगी, अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि पेरेंट ने ही हमें मैसेज करा और बच्चे की रिपोर्ट भेजी कि बच्चा पॉजिटिव है, जिससे हम इमीडिएट एक्शन ले सके। हमें पता चला तो हमने इमीडिएटली रात को यही डिसीजन लिया कि हम सारा स्कूल बंद करेंगे। चांस नहीं लेना चाहते बिकॉज बच्चे की हेल्थ का सवाल है और आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमने इमीडिएटली, क्योंकि आज एक ही दिन है, 4 दिन तो वैसे ही स्कूल बंद है और पता भी चल जाएगा सिचुएशन क्या है सैटरडे तक, तो इसलिए हमने यही फैसला लिया कि आज हम स्कूल बंद कर देते हैं और सारी क्लासेस हम ऑनलाइन रन कर रहे हैं, जिससे बच्चे की पढ़ाई पे मतलब इतना असर ना पड़े। और इस समय बच्चों में कितनी खुशी थी स्कूल खुलने से, एक बार फिर बंद हुआ है तो आप तो मुझे रुला देंगे। बच्चों से ज्यादा तो हम खुश थे क्योंकि 2 साल बाद बच्चों को देखा, स्कूल हरा भरा लग रहा था एकदम से। आज तो आप देखेंगे, अगर आप राउंड भी देंगे, स्कूल में उदासी छाई हुई है क्योंकि बच्चों को हम मिस कर रहे हैं और बच्चे भी मिस कर रहे हैं हमें। तो आई थिंक अब एक ही चीज है कि भगवान से हम दुआ करें कि सब ठीक हो जाए और बच्चे वापस आ जाए। देखिए, कोविड के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और स्कूल की प्रधानाचार्य ने कहा है कि जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसका भी पालन किया जाता है और सैनिटाइज, मास्क लगाने पे सब पर ध्यान दिया जाता है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो भी दिशा निर्देश मिलते हैं उसका बखूबी पालन किया जाता है। और इसी
माह रमज़ान में सहरी और इफ्तार की ख़ास अहमियत है। रोज़ेदार सहरी और इफ्तार के लिए ख़ास एहतमाम करते हैं। सहर और इफ्तार में इस्तेमाल होने वाली अशिया ख़ास तौर पर माह रमज़ान में तैयार की जाती हैं। हर शहर की अपनी खासियत होती है और मेरठ शहर की खासियत है यहाँ तैयार होने वाली ख़ास शीरमाल और दूध ब्रेड। देखिए के जैसे हम ड्राई फ्रूट के साथ तैयार करते हैं और इसका मार्जिन भी ऐसा रखते हैं जो गरीब भी और मालदार भी सब खा लें। हालांकि हमने पिछले साल 420 रुपये दर्जन बेची, आज हम 500 रुपये दर्जन भी बेचते तो भी मंदी थी, लेकिन हमने 420 की बजाय 440 रुपये का रेट रखा जिससे कि सब खा लें। ये रोज़े के लिए लेके जाते हैं, रोज़े के ख़ास तौर से रोज़े में बनती हैं और इसमें अच्छी क्वालिटी होती है, सब चीज़ बढ़िया। हाँ, बस ये रोज़े में ही बिकती है, इसके अलावा फिर नहीं बिकती हमारी। हाँ, रोज़ को सहरी में खा जाते हैं, रात को सहरी में। हाँ, रोटी ना खा के अपना इसको खा लेते हैं दूध के साथ। सहरी और इफ्तार में इस्तेमाल की जाने वाली ब्रेड अपनी इस खासियत की वजह से लोगों की खास पसंद बन गई है। शाम से ही मेरठ के शाहपीर गेट, घंटाघर और सोहराब गेट इलाके में मौजूद ब्रेड की दुकानों पर खरीदारों का हुजूम नजर आने लगता है। हल्का है ये जरा, इसलिए खाता है। रोज ले जाते हैं? कैसे ले जाते हैं? रोज ले जाता है। ताजी ब्रेड? ताजी। क्या सिर्फ रमजान में बनती है ब्रेड? पर रमजान में बनती है जी, एक महीना। ना मंगवाई उन्हें, खास तौर से मंगवाई है, यहाँ की अच्छी होती है ना, इसलिए। कहाँ भेज रही? लखनऊ। ये तो मवाना हुआ, मीरापुर हुआ, जानसठ हुआ, खतौली है, मुजफ्फरनगर है, बड़ौद है, बरनावा है, पता नहीं कहाँ से, हापुड़, बुलंदशहर और जी ये दिल्ली, गाजियाबाद, सब जगह साथ। माह रमजान में खास तौर पर रोजेदारों के लिए तैयार की जाने वाली यह शीरमाल और ब्रेड मकामी लोगों में मकबूल होने के साथ साथ दूर दराज के इलाकों में भी पसंद की जाती है। बरकतों के इस महीने में रमजान की बरकत रोजेदारों के दस्तरखान के साथ साथ कारोबारियों की दुकानों में भी नजर आती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। MIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी आज जयपुर पहुंचे। यहां इन्हें मुस्लिम दानिशवरों से मुलाकात की। ओवैसी ने न्यूज़ 18 से खुसूसी बातचीत की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी राजस्थान में मजबूती के साथ इंतखाबात लड़ेगी। ओवैसी ने करौली मामले पर भी रियासती हुकूमत की हिकमत अमली पर सवाल उठाए। इसके अलावा यूपी के नतीजे पर भी हमारे नुमाइंदे अरबाज ने असदुद्दीन ओवैसी से सवाल पूछे। देखिए। असदुद्दीन ओवैसी जयपुर में हैं। एक बार फिर इनकी राजस्थान में जो मौजूदगी है उसको लेकर के बातचीत की जा रही है। खुद यहाँ पर आए हैं, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से मुलाकात कर रहे हैं, कई सियासी मुद्दे हैं और राजस्थान को लेकर के कई सवाल है। बहुत स्वागत है राजस्थान में आपका। कई सवालात हैं लोगों के जहन में जब आप यहाँ आए हैं। करौली का भी मसला चल रहा है, राजस्थान की सियासत को लेकर के भी सवाल हैं और यूपी के नतीजों को लेकर के भी कई सवाल हैं। आप किस तरह से सियासत को देखते हैं? राजस्थान का दौरा किस तैयारी के तहत? राजस्थान जयपुर को आने का मकसद एक ही है कि पार्टी को तैयार करना, पार्टी के संगठन को मजबूत करना। जाहिर है यहाँ के जिम्मेदारों से मुलाकात करके उनकी राय मशवरे को लेकर आगे बढ़ना है और इरादा ये है कि आइंदा साल जब विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें हिस्सा लेना चाहेंगे, उस पर लड़ेंगे इलेक्शन। क्या स्थिति है आपकी पार्टी की? आपने पिछली बार भी कहा था शायद जनवरी के आसपास आप तैयारियों में थे, लेकिन फिर यूपी में मसरूफ़ रहे। नताइज मेरे हिसाब से बहुत अच्छे अभी नहीं रहे जिसमें नुमाइंदगी मिल सके आपको असेंबली में। लेकिन राजस्थान में क्या आपकी तैयारी इतनी मजबूत होगी कि नतीजे ऐसे हों जो असेंबली में नुमाइंदगी भी मिले और आवाज़ भी बुलंद? नहीं, इंशाल्लाह हमारी कोशिश तो पूरी रहेगी। नतीजा तो अवाम और अल्लाह के हाथ में है। हम जहाँ तक हमारी कोशिश है हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरे अखलास के साथ कोशिश करेंगे, पूरी जस्तजू करेंगे और उसी की कड़ी है आज का हमारा जो विज़िट है, जो दौरा है, सबसे मुलाकात करना उसी के कड़ी है। तो उस हद तक तो हम पूरा अपना काम करेंगे। एयरपोर्ट पर सर आपने करौली को लेकर के क्वेश्चन रेज किया कि जो है सिस्टम की नाकामी है, पुलिस की नाकामी है और सरकार की नाकामी है। तीनों पर सवाल आपने उठाए। बिल्कुल सही है। अगर सरकार की नाकामी नहीं होती तो इतना बड़ा कम्युनल राइट नहीं होता, टारगेटेड वायलेंस वहाँ पर नहीं होता, लाखों करोड़ों रुपये का नुकसान नहीं होता लोगों का। तो ये सब जिम्मेदारी तो सरकार की, क्योंकि उस जुलूस का परमिशन तो सरकार ने दिया। ये उनकी
संवैधानिक जिम्मेदारी थी कि वो उस जुलूस को पुरअमन रखें, तो ये उनकी सबसे बड़ी नाकामी है और उससे फ़िरक़ा परस्ती और फ़िरक़ा परस्त ताकतों को मौका मिल गया। यकीनन वहाँ पर वाहियात किस्म के गाने बजाए गए, सब और नुकसान तो सबको उठाना पड़ रहा है। राजस्थान में आपकी एंट्री हुई है, पहले भी कांग्रेस के जो नेता थे वो आपको बीजेपी की बी टीम बताते थे। इस सिचुएशन पे, इस हालात में आपका क्या कहना है? पुरानी बात है, इसमें कोई दम नहीं है। ये लोग खुद राजस्थान जीतने के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में एक लोकसभा की सीट नहीं जीत पाए, तो उसके जिम्मेदार कौन है? इनके एमएलए भाग गए बीजेपी में, पार्टी टूटते टूटते रह गई, सरकार जाते जाते रह गई। ये सब इनके नाकामी है, बजाय अपनी नाकामी और अपनी कमज़ोरियों पर तवज्जो लेने के, ये इस तरह के गुरूर और तकब्बुर में डूबकर बातें करती हैं। राजस्थान में एंट्री की तैयारी है, यूपी से लेकर के मुस्लिम सियासत, पोलराइजेशन, उन तमाम मुद्दों पर बातचीत की। जयपुर में करीब 100 इंटेलेक्चुअल से मुलाकात कर रहे हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से जयपुर आ रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि इनकी पार्टी राजस्थान में आगे आने वाले वक्त में क्या नतीजे हासिल करती है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।